नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी को कवर करने की सीरीज में अभी तक हमने क्लास 6 के साइंस और हिस्ट्री की जितनी भी किताबें थी उन सबको कवर कर लिया है। जो साइंस के चैप्टर्स थे 11 उसको मैंने कल जो है वो पूरा फिनिश किया है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आज से हम साइंस की जो माफ कीजिएगा जो सोशल साइंस की बुक है उसमें जो भूगोल के चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 में मैं उसको आज से शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अलग-अलग स्थानों की उपस्थिति का पता हम किस तरीके से लगाते हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले अक्षांश को समझेंगे, इसमें हम देशांतर को समझेंगे, इसके अलावा हम किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इस डेट लाइन के जो है पूर्व या पश्चिम जाने पर किस तरीके से हमें दिन में परिवर्तन करना पड़ता है। जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जिसको 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारी बातें हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझने की बात है कि जो एनसीईआरटी के क्लास 6 की बुक है सोशल साइंस की, उसमें एक ही बुक के अंदर अलग अलग सेक्शंस को भूगोल, इतिहास और जो पॉलिटी है उसमें डिवाइड कर दिया गया है। शुरुआत के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको भूगोल के देखने को मिलते हैं। तो इसी में जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका भूगोल से है, जिसमें हम पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों की उपस्थिति का पता किस तरीके से लगाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब दोस्तों ये समझिए कि किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम मानचित्र कहते हैं, ठीक बात है? इसके अलावा जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप किसी स्थानीय व्यक्ति से पता पूछते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है, आप बता दीजिए कि हम कैसे जाएँ? तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपके पास मानचित्र रहेगा, तो मानचित्र से आप किसी भी स्थान के बारे में बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मानचित्र क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। देखिए, मानचित्र के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, तो मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है, जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। क्या मतलब है इसका? अगर आप मान लीजिए बिहार राज्य में या किसी भी मान लीजिए यूपी राज्य में आप जाते हैं, तो यूपी राज्य का एक प्रतीकात्मक मानचित्र यूपी की सरकार के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें यूपी में किस जगह पे कौन सा स्थल है, किस जगह पे आपको कौन सा शहर देखने को मिलता है, उस शहर तक जाने का रास्ता किस तरीके से है, उस शहर के आसपास का जो पास का रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, इन सारी बातों के बारे में उस मैप में आपको जानकारी मिलती है। तो जो मैप है, जो मानचित्र है, वो एक मार्गदर्शक की तरह हमारी मदद करता है और ये किसी भी छोटे से छोटे क्षेत्र से लेके बड़े से बड़े क्षेत्र तक का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर बिहार के किसी छोटे से प्रांत की बात करूँ, तो उस छोटे से प्रांत का भी मानचित्र हो सकता है और बिहार जैसे एक बड़े राज्य का भी मानचित्र हो सकता है और साथ ही साथ भारत का भी एक मानचित्र हो सकता है और इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरे विश्व का भी एक मानचित्र हो सकता है। तो मानचित्र ऐसा नहीं है कि किसी बड़े क्षेत्र का होता है, ये छोटे से छोटे क्षेत्र से लेके बड़े से बड़े क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए भी एक मानचित्र हमें देखने को मिलता है। तो हमने समझा कि मानचित्र क्या होता है, ठीक है? अब जरा हम मानचित्र के प्रकार की बात करें, तो मुख्यतः आपको 3 प्रकार के मानचित्र देखने को मिलते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, जिसमें जो भी किसी देश के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर की प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखेंगे वन हो गए, पर्वत हो गए, कोई नदी है, कोई झील है, इन सब के बारे में अगर हमें जिस मानचित्र से जानकारी मिलती है, उस मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, जो कि हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर के प्राकृतिक आकृतियों के बारे में बताता है। इसके अलावा दूसरा मानचित्र होता है राजनैतिक मानचित्र। इसमें किसी भी क्षेत्र के अंदर कौन से देश आते हैं, कौन से राज्य आते हैं, उनकी सीमाएँ क्या हैं, कौन-कौन से प्रमुख नगर हैं, इसके बारे में हमें ये जो मानचित्र है, राजनैतिक मानचित्र वो बताता है। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का मानचित्र होता है जिसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट जानकारी होती है, जैसे किसी भी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में आपको कौन से आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो विशिष्ट जानकारी वाले मानचित्र होते हैं उनको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है? तो ये हमने देखा कि मानचित्र क्या है, मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं मानचित्र के कौन-कौन से घटक हैं। तो मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मानचित्र में दूरी बताया जाता है, उसके बाद दिशा बताया जाता है और फिर मानचित्र में कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं जो विशिष्ट स्थलों को चिन्हित करते हैं। दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों,
तो मानचित्र में जितने भी अलग अलग मानचित्र जो होते हैं, उन सब मानचित्र की जो एक मानक दूरी होती है, वो मानक दूरी अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ मानचित्र में आप देखेंगे कि प्रत्येक सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर के बराबर होता है। कुछ मानचित्र में प्रत्येक किलोमीटर 500 किलो प्रत्येक जो सेंटीमीटर है वो 500 किलोमीटर के बराबर होता है। तो दूरी अलग अलग मानचित्र की जो मानक होती है वो अलग अलग होती है और ये सेंटीमीटर के माध्यम से मापी जाती है। ठीक बात है। तो मानचित्र से सबसे पहले तो हमें दूरी का पता चलता है कि किसी दो स्थल के बीच में कितनी दूरी है, और ये मानचित्र पर हम जो स्केल का यूज करते हैं, उस स्केल का जो मानक होता है वो अलग अलग होता है, जो कि मैंने अभी आपसे चर्चा की। इसके अलावा एक मानचित्र से आपको दिशा का भी ज्ञान होता है। देखिए, मुख्यतः तीन दिशाएं आपको देखने को मिलती है, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा ऊपर में, नीचे में साउथ देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको ईस्ट देखने को मिलेगा, और वेस्ट में लेफ्ट में आपको वेस्ट देखने को मिलेगा। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलता है, साउथ और ईस्ट के बीच में आपको साउथ ईस्ट देखने को मिलता है, फिर साउथ और वेस्ट के बीच में आपको साउथ वेस्ट देखने को मिलता है, और फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपको नॉर्थ वेस्ट देखने को मिलता है। तो ये कई सारी दिशाएं हैं जो एक मानचित्र में चिन्हित की हुई होती हैं। इससे हम किसी भी स्थान के बारे में ये पता लगाते हैं कि वो किसी प्रमुख बिंदु से कौन सी दिशा में है। और तीसरा जो मानचित्र का घटक है वो है प्रतीक चिन्ह। जैसे किसी मानचित्र पे आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन के लिए अलग प्रतीक चिन्ह होता है, हॉस्पिटल के लिए अलग प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे आप इस पिक्चर को देखिए, जो रेलवे लाइन है उसमें भी बड़ी रेलवे लाइन, छोटी रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन, इन तीनों के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी रेलवे लाइन है, ये छोटी रेलवे लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है। फिर सड़कों के लिए भी अलग अलग प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। ये वाली जो है ये पक्की सड़क है और ये वाली कच्ची सड़क है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मंदिर, गिरजाघर, जो मस्जिद हैं, उन सब के लिए किस तरीके के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। फिर जहाँ पे डाकघर है वहाँ पे पीओ लिखा रहता है, जो टेलीग्राफ कार्यालय है वहाँ पे पीटीओ लिखा रहता है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो रहने की बस्तियां हैं, बस्तियों के लिए ये वाला प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल होता है। कब्रिस्तान के लिए आप देखेंगे ये वाला प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ वृक्ष और घास, इन दोनों के लिए भी आपको अलग अलग प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं, एक तो दूरी, दूसरी दिशा और तीसरे प्रतीक चिन्ह। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो छोटे से छोटा क्षेत्र हो या बड़े से बड़ा क्षेत्र हो, उसका जो प्रतीकात्मक चित्रण होता है उसी को हम मानचित्र कहते हैं। तो अगर हम किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण बना सकते हैं, तो उसी तरीके से हम पूरी पृथ्वी का भी मानचित्रण कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी को भी एक प्रतीकात्मक तौर पे किसी मानचित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि पृथ्वी का जो आकार है वो किसी क्षेत्र की तुलना में बिल्कुल जो है अब इस तरीके का नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो आप देखेंगे एक 3D आकार है। इसमें आपको 3 डायमेंशन देखने को मिलते हैं, और पृथ्वी का जो आकार है वो ध्रुवों पर चपटा है। अब ये चपटा क्यों है, ये मैं आगे के चैप्टर्स में आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला अपकेंद्रण बल। इसकी वजह से जो हमारे जो पृथ्वी के विषुवत रेखा के पास की जो जमीन है, जो स्थल है, वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाते हैं और ध्रुव है वो चपटा हो जाता है। तो पृथ्वी को जो आकार है वो ध्रुवों पर चपटा होने की वजह से इसको कागज पर मानचित्र बना के दिखाना संभव नहीं। और पृथ्वी के आकार का एक विशिष्ट नाम है जिसको हम जियोइड कहते हैं या भूआभ कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो कागज पर चूंकि इसका मानचित्रण संभव नहीं है, इसलिए हम पृथ्वी को ग्लोब बना के उसका मानचित्र दिखाते हैं। और ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो देखिए, जो पृथ्वी ग्लोब है वो पृथ्वी का एक रेप्लिका होता है, पृथ्वी का जो आकार है उसी आकार का होता है। और इस आकार पे पृथ्वी के अलग अलग स्थलों के बारे में, पृथ्वी के अलग अलग प्राकृतिक आकृतियों के बारे में दर्शाना ज्यादा आसान होता है। तो अलग अलग स्थानों को पृथ्वी पर दिखाने के लिए हम देखते हैं कि निर्देशांकों का इस्तेमाल होता है। और इन निर्देशांकों में दो निर्देशांक हमारे लिए जाने सबसे जरूरी है, जिसमें अक्षांश है और देशांतर है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, यह है आपकी विषुवत रेखा, या इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के समानांतर आपको उत्तर और दक्षिण की तरफ, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये उत्तर है, और नीचे आप जाएंगे तो ये दक्षिण है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, ये आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। तो जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के समानांतर आपको ये छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही होंगी, इसी को हम अक्षांश कहते हैं।
ये लाइन वास्तविक नहीं होती, ये लाइन काल्पनिक होती है। तो अक्षांश की क्या क्या विशेषताएं होती है, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पे खींची गई है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। ये एक काल्पनिक रेखा है और ये ग्लोब पर पश्चिम पूर्व की दिशा में खींची गई है। मैंने आपको बताया इस साइड ग्लोब पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से ये रेखाएं खींची गई है। तो ये काल्पनिक रेखा है और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई है। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। उसके अलावा ये जो अक्षांश है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ दूरी को मापता है। उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पे कोई भी मान लीजिए स्थल है, कोई भी क्षेत्र है, तो इस स्थान के बारे में ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है, जाहिर सी बात है, तो उत्तरी अक्षांश जो है वो इसके बारे में बताएगा। अगर कोई स्थल इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में है, तो दक्षिणी अक्षांश जो है वो इस स्थल की अवस्थिति को बताएगा। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी स्थल इस भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ अवस्थित है या दक्षिण की तरफ अवस्थित है, ये बताने का काम आपका अक्षांश रेखाएं करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तीसरी इनकी विशेषता होती है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ये एक दूसरे के समांतर होती है। आप इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा सभी एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर प्रतीत होती है। तो तीसरी इसकी विशेषता ये रही। उसके बाद ये सभी रेखाएं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पे खींची गई हैं, ये सभी की सभी एक पूरा वृत्त बनाती है और पृथ्वी को ऐसे चारों तरफ से घेरती है। और इसमें सबसे बड़ा जो वृत्त होता है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, वो होता है विषुवत रेखा। तो जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से दूर जाने पर छोटे होते जाते हैं, लेकिन इनका मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है, इस तस्वीर में ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री से जब आप उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं, मतलब भूमध्य रेखा से जब आप दूर जाते हैं, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो वो जो है वो छोटी होती जाती है। उदाहरण के तौर पे आप इस वाले अक्षांश को देखिए, जिसको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले अक्षांश को देखिए और इस वाले अक्षांश को देखिए, दोनों का आकार कितना छोटा है। तो जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका मान भूमध्य रेखा से दूर जाने पे बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पे ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। इसके बाद आपको फिर 23.5 डिग्री पे आपको कर्क रेखा देखने को मिलती है। फिर आपको 66.5 डिग्री पे आपको आर्कटिक वृत्त देखने को मिलता है और 90 डिग्री पे आपको उत्तरी ध्रुव देखने को मिलता है। ठीक बात है। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा से दूर जाने पे अक्षांश रेखाओं का मान तो बढ़ता है, लेकिन ये आकार में छोटी होती जाती है। तो ये चीज आपको फिर ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि अक्षांश का जलवायु के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री अक्षांश जो है, यहाँ पे आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। ठीक बात है। तो जैसे ही हम अक्षांश रेखाओं में ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जाता है, तो उस गर्मी में हमें कमी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है और गर्मी कम होती जाती है। तो यहाँ पे मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अक्षांश का जब मान बढ़ता है, यानी 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, तो गर्मी जो है उसमें कमी आती जाती है। और ध्रुवों पे तो आप देखेंगे कि बर्फ ही जम जाती है, वहां पे तो तापमान बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसको ये आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जो अक्षांश है उसको हम डिग्री में मापते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खींची होती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो अक्षांश के बारे में जो भी जरूरी बातें थी मैंने आपसे चर्चा की कि ये एक काल्पनिक रेखा है, ये पूरब से पश्चिम खींची जाती है। इसके अलावा ये एक दूसरे के समानांतर होती है। फिर इसके बाद आपने देखा कि ये जो रेखाएं होती है ये पूरा एक वृत्त बनाती है, और ये जो वृत्त है वो भूमध्य रेखा से उत्तर उत्तर या भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पे ये वृत्त जो है ये छोटे होते जाते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि जलवायु के साथ अक्षांश का जो है वो प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तो हमें ठंड बढ़ती हुई दिखती है और गर्मी कम होती हुई दिखती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों देशांतर के बारे में। अक्षांश की ही तरह देशांतर रेखाएं भी एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई है। तो पहला अंतर दोनों में ये रहा, जो अक्षांश रेखा है वो पूर्व पश्चिम की तरफ खींची होती है, देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण की तरफ ऐसे खींची होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। चलिए, आप इसको इस तस्वीर से समझ सकते हैं। ये जो रेखाएं हैं,
इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये आपको उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई रेखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको हम ग्रीनविच यामोत्तर कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 0 डिग्री देशांतर से जब आप पूर्व या पश्चिम की तरफ किसी भी स्थान की जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए ये देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा से कोई भी स्थल पूरब की तरफ स्थित है या पश्चिम की तरफ स्थित है, इसका इस्तेमाल करने इसको बताने के लिए जो देशांतर है उसका इस्तेमाल होता है। जहां अक्षांश रेखाएं, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थल की उत्तर दक्षिण अवस्थिति के बारे में बताते हैं, उत्तर दक्षिण अवस्थिति के बारे में बताते हैं। वहीं जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूरब पश्चिम अवस्थिति के बारे में बताते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है। और जो 0 डिग्री देशांतर होता है हम उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका एक और भी नाम है जिसको हम ग्रीनविच याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। अब इसको दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को ही हमने प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों माना। आप देखेंगे कि एंशियंट टाइम में एक मध्याह्न रेखा जो हमारे देश के उज्जैन शहर से होके जाती थी, उसको प्राचीन इतिहास में एक मध्याह्न रेखा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब आप मॉडर्न पीरियड में आते हैं, जब आप आधुनिक काल में आते हैं, तो वहां पे चूंकि जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उसमें ब्रिटेन का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो इस वजह से जो लंदन में 0 डिग्री की जो रेखा है, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, तो ब्रिटेन के साम्राज्यवादी प्रभुत्व के कारण इस 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा मान लिया गया, क्योंकि उस समय पूरे विश्व पे ब्रिटेन का एक तरह से राज चल रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो प्रधान या मध्याह्न रेखा है, इससे कोई भी स्थल पूरब की तरफ स्थित है या पश्चिम की तरफ स्थित है, ये बताने का काम देशांतर रेखाएं करती है। साथ ही साथ देशांतर रेखाओं से ही समय का निर्धारण होता है। किस तरीके से होता है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब अक्षांश रेखाओं को जिस तरीके से डिग्री में मापा जाता था, उसी तरीके से देशांतर रेखाओं को भी डिग्री में मापा जाता है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक खींची होती है, और प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पहला अंतर आपको मैंने ये बताया कि एक तो उत्तर दक्षिण अवस्थिति बताती है किसी भी स्थल की, जो कि अक्षांश रेखा है, और दूसरा जो देशांतर रेखा है वो आपको देखने को मिलेगा, वो पूरब पश्चिम अवस्थिति को बताती है, ठीक है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर आप देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये समय का भी निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं जो है वो समय का निर्धारण भी करती हैं। अक्षांश रेखाएं डिग्री में 0 से 90 डिग्री तक मापी जाती है, वहीं देशांतर रेखाएं जो है वो आपको 0 से लेके 180 डिग्री तक मापी जाती है, ठीक है। तो एक अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर आपको देखने को मिलेगा, जो अक्षांश रेखाएं होती है ये एक पूरा वृत्त होती है, वहीं जो देशांतर रेखाएं होती है ये अर्धवृत्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मैं लिखना भूल गया, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो देशांतर होता है वो अर्धवृत्त होता है। अब ये जो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है वो एक ही रेखा होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये अर्धवृत्त है, यहाँ से लेके पृथ्वी पर इस तरीके से अर्धवृत्त बना होता है। तो जब आप 0 डिग्री और इसके ठीक पीछे एक 180 डिग्री जो होता है, इनको देखेंगे तो ये एक ही लाइन बन जाती है, और इस वजह से हम 180 डिग्री देशांतर को ना तो पूर्व लिखते हैं ना ही पश्चिम लिखते हैं, केवल उसको 180 डिग्री लिखते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसी 180 डिग्री देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं। और इसी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब या पश्चिम जाने पे जो है वो डेट चेंज हो जाता है। किस तरीके से होता है आगे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है, इसलिए हम इसको पूरब या पश्चिम लिखने की बजाय केवल और केवल 180 डिग्री लिख देते हैं। फिर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, ये आपस में मिलके पृथ्वी को छोटे छोटे ग्रिड में डिवाइड करती हैं, इसलिए हम इनको ग्रिड रेखाएं भी कहते हैं। किस तरीके से आप समझिए, अक्षांश रेखाएं इस तरीके से खिंची होती है, देशांतर रेखाएं इस तरीके से खिंची होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे ग्रिड बन रहे हैं, इन्हीं ग्रिड बनने के कारण इन रेखाओं को हम ग्रिड रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अक्षांश और देशांतर हैं, ये पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो तस्वीर है इसको देखिए, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध, माफ कीजिएगा उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से दक्षिण में हम दक्षिणी गोलार्ध देखते हैं,
इसके अलावा आप देखिए, ये जो 0 डिग्री की रेखा है जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसके पूरब में जो गोलार्ध है हम उसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इसके पश्चिम में जो गोलार्ध है हम उसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर पृथ्वी को 4 गोलार्धों में विभाजित करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अक्षांश और देशांतर की जो विशेषताएं हैं, ये किस तरीके से किसी भी स्थल की जानकारी हमें देती है, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँ। और अक्षांश और देशांतर रेखा इन दोनों को मिला के ही किसी भी स्थल का जो कोऑर्डिनेट होता है वो डिसाइड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम टाइम जोन के बारे में बात करेंगे और इसका सीधा सीधा संबंध देशांतर से होगा। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आपको मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। पृथ्वी दो तरीके से गति करती है। एक गति को हम घूर्णन कहते हैं, दूसरी गति को हम परिक्रमण कहते हैं। यहाँ पे हमारे लिए जो काम की गति है वो है घूर्णन। पृथ्वी का एक घूर्णन पूरा पूरा होने में आपको 24 घंटे का समय लगता हुआ दिखता है, और 24 घंटे में कोई भी चीज जब पूरा चक्कर ऐसे लगाती है तो इस चक्कर में जो मैक्सिमम डिग्री जो तय करती है वो होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, तो एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, और इसी 15 डिग्री के आधार पे हमारा जो ग्लोब है इसको 15-15 डिग्री के कई सारे जोन में बांटा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, उस दूसरी चीज आप ये समझिए कि 0 डिग्री याम्योत्तर से 15 डिग्री जब आप पूरब की तरफ जाते हैं तो एक घंटा स्थानीय समय बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मैंने आपको बताया कि एक घंटे में कितनी डिग्री होती है, 15 डिग्री, तो इसका मतलब 15 डिग्री मतलब एक घंटा, इसको आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। अब 0 डिग्री जो है जिसको हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, इस प्रधान याम्योत्तर रेखा से पूरब और पश्चिम, पूरब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूरब और पश्चिम जाने पे समय में अंतर आता है। किस तरीके से आता है आप समझिए। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो अगर इस 0 डिग्री से हम पूरब की तरफ, यहाँ पे 15 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से चल के इस स्थल पे आ गए तो इस पूरब की तरफ 15 डिग्री चलने पे हम देखते हैं कि समय जो है वो एक घंटा आगे हो जाता है, ठीक है। उल्टा होगा कब? जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम 0 डिग्री से 15 डिग्री पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में आपको एक घंटे की कमी देखने को मिलेगा। इसको इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप 0 डिग्री पे हैं, ये 0 डिग्री है, यहां से आप 7 बजे पूरब की तरफ चलते हैं और 15 डिग्री चलते हैं। तो जब आप 15 डिग्री पे पहुंचेंगे तो जो समय है यहाँ पे कितना होना चाहिए था? समय जो है वो आप माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पे 7 बज रहे हैं तो जब आप 15 डिग्री पूरब की तरफ चलेंगे तो वहां पे 8 बज रहे होंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। उसी तरीके से जब आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 15 डिग्री चलने पे एक घंटा जो टाइम है वो कम हो जाता है और यहाँ पे आपको 6 बजता हुआ दिखेगा। तो 0 डिग्री पे जब 7 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर वहां पे 8 बज रहे हैं, और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर वहां पे 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की कि 0 डिग्री याम्योत्तर यानी ग्रीनविच याम्योत्तर से पूरब या पश्चिम जाने पे समय में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन इस तरीके से होता है कि 15 डिग्री पूर्व जाने पे एक घंटा समय पूरब जाने पे बढ़ता है, और फिर 15 डिग्री पश्चिम जाने पे जो एक घंटा समय है वो कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है दोस्तों, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में होने की वजह से अब देखेंगे जो सूर्य है, क्योंकि वो पूर्व दिशा से उगता है, तो सूरज जल्दी पूर्व दिशा में उग जाता है, और यहाँ पे जो पश्चिम का क्षेत्र है उसको लेट से सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इसी वजह से जो पूरब है उसमें एक घंटा समय बढ़ जाता है और पश्चिम में एक घंटा समय कम हो जाता है। इसको जब मैं आगे की क्लासेस में दोस्तों पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत डिटेल में बिल्कुल टेक्निकलिटी के साथ पढ़ाऊंगा। अब चूंकि यहाँ पे मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए जो मेरा डिस्कशन है वो उसी 6th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी देश का जब देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए किसी भी देश का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री तक है। 30 डिग्री तक होने का मतलब आप समझिए कि अगर 15 डिग्री में एक घंटा समय कम या ज्यादा हो जाता है तो 30 डिग्री में 2 घंटा समय कम या ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक देश में, एक पूरे देश के अंदर में आपको एक छोर पे 6 बजते हुए दिखेंगे तो दूसरे छोर पे 8 बजते हुए दिखेंगे एक ही टाइम पे। तो ऐसा करने से उस देश में जो भी विकासकारी जो विकास की गतिविधियां हैं, जो आने जाने का समय है, जो लोगों के जीवन की जो जीवन जीने के दौरान जो लोग काम करते हैं, उस काम के समय में आपको बहुत ज्यादा आपको विकृति आती हुई दिखेगी। तो अगर किसी बड़े देश के अंदर बड़े देश के अंदर देशांतरीय विस्तार काफी ज्यादा होता है, तो उस देश में इस तरीके से काम किया जाता है
कि जो टाइम जोन होता है उस टाइम जोन को अलग अलग निर्धारित कर दिया जाता है। भारत में आप देखेंगे, आगे मैं अभी बताऊंगा, भारत में ये जो विधि है टाइम जोन निर्धारित करने की, वो नहीं काम कर पाई। क्यों? क्योंकि भारत में अगर हम अलग अलग टाइम जोन बना देते तो ऑलरेडी जब हमको आजादी मिली, ठीक है, तो आजादी मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो बड़ी मुश्किल के साथ हमसे जुड़े थे। अगर हम टाइम जोन के आधार पे उनका विभाजन कर देते तो हो सकता है कि उनमें जो विभाजन की भावना है, जिसको हमने आजादी के बाद बड़ी मुश्किल से दबाया था, वो आजादी की भावना उनके अंदर फिर से आ जाती, विभाजन की भावना उनके अंदर फिर से आ जाती। तो इसलिए भारत ने क्या किया कि देशांतरीय विस्तार चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो भारत ने ये किया कि अपने देश के मध्य से जो गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा थी, जो देशांतर रेखा थी, जो कि 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट, या इसी को हम 82.5 डिग्री कहते हैं, इस 82.5 डिग्री को भारत ने मानक याम्योत्तर रेखा के रूप में मान लिया। अब इसका मतलब ये है कि 82.5 डिग्री को मानक याम्योत्तर रेखा मानने के बाद अगर हम 82.5 डिग्री से पहले जब आप जाएंगे, हालांकि टाइम सेम रहेगा, लेकिन पूरब की तरफ जाने पे आपको जल्दी सूर्योदय देखने को मिलेगा और पश्चिम की तरफ जाने पे आपको देर से सूर्योदय देखने को मिलता है। तो हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन भारत को एक बनाए रखने के लिए, भारत के लोगों में विभाजन की भावना को दबाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक मानक समय को अपना लिया। और ये मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा है। ये जो 82.5 डिग्री की जो याम्योत्तर रेखा है दोस्तों, ये हमारे देश के 5 राज्यों से होके गुजरती है। यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 राज्यों से होके 82.5 डिग्री की याम्योत्तर रेखा गुजरती है, और इसी के आधार पर हमारे देश में जो समय है उसका निर्धारण होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 0 डिग्री से हमारा देश जो 82 डिग्री 30 मिनट है, जो मान लीजिए हमने इस रेखा को मानक याम्योत्तर माना है, तो 0 डिग्री से हमने टाइम कितना आगे लिया है? 82.5 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, जो 0 डिग्री पे टाइम होगा उससे हमारा टाइम आगे होगा। क्यों? क्योंकि हम 0 डिग्री से पूर्व में है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हम 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है, जो समय है, उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। अब इसको समझिए कि हमारे जो 82 डिग्री हमने जो लिया है, 82.5 डिग्री, वो ग्रीनविच से कितना आगे है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है। कैसे होता है 4 मिनट? मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री में, 15 डिग्री को अगर 60 मिनट पे, यानी कि 1 घंटे में जो पृथ्वी कवर करती है, तो 1 डिग्री कवर करने में पृथ्वी को कितना लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ठीक बात है। तो इसलिए 1 डिग्री देशांतर का मतलब कितना मिनट हो गया? 4 मिनट। अब चूंकि हम 82.5 डिग्री 0 डिग्री से आगे हैं, जो ग्रीनविच याम्योत्तर है उससे हम 82.5 डिग्री आगे हैं, तो आगे हैं तो हमारा टाइम जुड़ेगा। ठीक है। तो 82.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट आते हैं। 330 मिनट को आप 5 घंटा 30 मिनट भी कह सकते हैं। और चूंकि भारत की अवस्थिति 0 डिग्री याम्योत्तर से पूरब में है, तो इसलिए 0 डिग्री पे जो भी टाइम होगा हम उससे 5.5 घंटा, 5.5 आवर जो है, हम आगे रहेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा, कि एक बड़े देश में अलग अलग टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। ठीक बात है। लेकिन जो देशांतरीय विस्तार जब किसी देश का ज्यादा होता है, तो ये जो 15 डिग्री का जो विभाजन है, ये इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पृथ्वी के ग्लोब को बांटा गया है, ये विभाजन कारगर साबित नहीं हो पाता है। जैसे भारत का देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है, और वो भी पूर्वी देशांतर। तो जाहिर सी बात है, भारत ने ये तरीका अपनाया कि एक याम्योत्तर को भारत ने एक मानक समय रेखा मान लिया। और ये मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को भारत ने मानक समय रेखा मान लिया, और इसी समय रेखा के आधार पे पूरे भारतवर्ष में जो है वो समय निर्धारित होता है। चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें, इस दोनों जगह पे, जो कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हमारे देश के राज्य हैं, तो इन दोनों देशों में आपको जो समय है वो 82.5 डिग्री के अनुसार निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि अरुणाचल में पहले अगर सूर्योदय हो जाता है तो वहां पे टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में मैंने आपको बताया कि एक रूपता बनाए रखने के लिए जो पूर्वी और पश्चिमी सबसे राज्य हैं, उनके बीच में एक रूपता बनाए रखने के लिए 82.5 डिग्री को हमने मानक समय रेखा मान लिया है, और इसी मानक समय रेखा के अनुसार पूरे देश वर्ष में जो समय है वो निर्धारित होता है। अब हाल के कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि कई बार अलग अलग टाइम जोन बनाने की मांग भी उठती है, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन बनाने के अपने फायदे हैं। उससे जो डे लाइट होता है, जो हमारे दिन का प्रकाश होता है, जहां जब मानव काम करता है मुख्यतः, तो इस डे लाइट का हम अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए, हम अपने देश के लोगों की जो शारीरिक
गतिविधियां हैं वो डे लाइट में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है, तो उसका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, इसके लिए हमारे देश में अलग-अलग 2 टाइम ज़ोन बनाने की चर्चा भी चलती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया, वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि साढ़े 82 डिग्री के आधार पे हमारे पूरे देश में समय का निर्धारण होता है, और चूँकि हम साढ़े 82 डिग्री को मानक समय मानते हैं, जो कि ग्रीनविच से कितना आगे इतना आगे है, तो इसलिए हमारा जो टाइम है, हमारे देश का जो टाइम है, वो 0 डिग्री से कितना आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसके साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक देश का टाइम जोन अलग-अलग होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से हर एक देश की अवस्थिति अलग-अलग होगी, तो कौन सा टाइम जोन उनके देश में होगा, ये अलग-अलग होता है। इसके अलावा एक देश में एक से ज़्यादा टाइम जोन भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है, तो आपने यूएसए के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे 6 टाइम ज़ोन हैं। रूस में आपको 11 टाइम ज़ोन देखने को मिलेंगे। फ्रांस में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 12 या 13 टाइम ज़ोन है। हालाँकि जो 13वां है, जो वो अंटार्कटिक में वो घोषणा करते हैं कि अंटार्कटिक में भी जो है टाइम ज़ोन उनका है। तो अगर उसको मान लिया जाए तो फ्रांस में टोटल आपको 13 टाइम ज़ोन देखने को मिलते हैं। फ्रांस का सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस भी एक औपनिवेशिक शक्ति था। औपनिवेशिक शक्ति कहने का मतलब ऐसी शक्ति जो दूसरे देशों पे जाके अपने उपनिवेश को स्थापित करता था। तो चूंकि फ्रांस के भी उपनिवेश कई सारे देशों में थे, तो अभी भी उन देशों पे फ्रांस का कब्जा है। इस वजह से वो देश जो है वो फ्रांस के कब्जे में आने की वजह से उन देशों के टाइम जोन भी फ्रांस के टाइम जोन में गिन लिया जाता है। तो फ्रांस में सबसे ज्यादा आपको टाइम जोन देखने को मिलेगा। फिर आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि 180 डिग्री जो देशांतर है, इस देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की। अब एक चीज यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन से पूरब की तरफ आप जाते हैं, तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, अगर आप सोमवार को इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं, तो अगर पूरब की तरफ जाके अगर आप ये 180 डिग्री की लाइन है, अगर आप यहाँ से सोमवार को गए हैं पूरब की तरफ, तो आपको सोमवार का जो दिन है उसको रविवार करना पड़ेगा। आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा अपने डेट में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैंने आपको समझाया कि 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाने पे जो समय है वो बढ़ता है, तो इसी बढ़े हुए समय को मैनेज करने के लिए, आप रियल टाइम में रहें, इसको बनाए रखने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम दिन में एक दिन कम कर देते हैं। अगर आप सोमवार को क्रॉस करते हैं पूरब की तरफ, तो आपका जो ये दिन है वो रविवार में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सोमवार से पहले होता है रविवार। ठीक बात है। उसी तरीके से अगर आप सोमवार को पश्चिम की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं, तो आपका एक दिन प्लस हो जाता है, यानी कि इधर जाके आपको मंगलवार हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, उससे पूरब की तरफ आप जाते हैं तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ता है, और जब आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन प्लस करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ में आए होंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से और आसान भाषा में समझा पाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो का बहुत आसानी से फ़ायदा उठा सके और अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में अपने बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।